तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सही होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय कुमार और आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, ये चैप्टर का वेटेज अगर हम देखें तो ऑन 4 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर कई बार हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग अगर हम करें तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें बताया गया है वर्कर्स के बारे में कि वर्कर कौन होते हैं। बेसिकली देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हमारी इकोनॉमी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी क्या परसेंटेज है, किस हिसाब से वर्कर्स हमारे यहाँ पर हैं, कितने लोग कैसा काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले पहला डेफिनेशन आया यहाँ पर वर्कर का, कि वर्कर किसको कहा जाता है। तो वर्कर कौन होता है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, वर्कर हर उस पर्सन को कहते हैं जो किसी न किसी प्रोडक्टिव तरीके से अपने लिए लिविंग अर्न करता है। दैट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके या प्रोडक्शन की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करके जो लोग अपने लिए गुड लिवलीहुड अर्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, वर्कर्स बेटा हमारे यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड किसको कहते हैं? तो सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपना खुद का काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी तरह का छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं या जो किसी जॉब में नहीं है, किसी ना किसी तरीके से खुद का काम करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। और हायर्ड वर्कर्स उनको कहते हैं जो अपने स्किल को बेचते हैं और बदले में उन्हें पैसा मिलता है। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, दैट मीन्स आप हायर्ड वर्कर्स। ठीक है ना। अब जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर वर्कर्स किसको कहते हैं? तो रेगुलर वर्कर्स का मतलब होता है कि जब कोई वर्कर एंगेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस। दैट मीन्स कि जिसको डेली काम मिल रहा हो और जिसको डेली काम के पैसे मिल रहे हो, जिसकी जॉब की गारंटी हो। ठीक है ना, जो ऑफिशियल काम करता हो, जिसको प्रॉपर जो है 6 या 8 घंटे की ड्यूटी जिसकी हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया की अगर बात करोगे तो इंडिया में सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास रेगुलर वर्क है। ठीक है, जैसे कि रेगुलर वर्कर के एग्जांपल आप देख लो, टीचर, ऑफिस एम्प्लॉय, मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग, ये सारे क्या है? रेगुलर वर्कर्स हैं। दूसरा आता है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स उनको कहते हैं जिन्हें काम की कोई गारंटी नहीं मिलती। वो जिस दिन काम करेंगे उस दिन उनको पैसा मिलेगा, जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन उन्हें पैसा नहीं मिलेगा या उस दिन की वेज उनको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो इट रेफर्स टू द वर्कर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है ना, जिनके पास रेगुलर काम की कोई गारंटी नहीं है। काम मिल गया तो कर लेंगे, काम नहीं है तो काम मिलेगा ना पैसे। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जिसका नाम है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स इज द सम टोटल ऑफ द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना, मतलब लेबर फोर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं प्लस ऐसे लोग जो काम करना चाहते तो हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, लेबर फोर्स में दो चीजें आती हैं, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। जब दोनों को हम प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? लेबर फोर्स आता है। दैट मीन्स कि लेबर फोर्स इज इक्वल्स टू पर्सन्स वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, प्लस पर्सन्स अवेलेबल और सीकिंग फॉर वर्क, जो लोग काम करना चाह रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम अभी मिला नहीं है। इनको भी हम किसके साथ जब जोड़ते हैं? जो काम कर रहे हैं उनके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है? लेबर फोर्स आता है। ये ध्यान रखेंगे आप। लेबर फोर्स की डेफिनेशन क्या है? तो जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो लोग अभी कर तो नहीं रहे, उनके पास अभी काम नहीं है लेकिन वो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं,
तो उन्हें हम किस में काउंट करते हैं, लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा एक डेफिनेशन आता है, उसका नाम है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है, तो देखिए लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में एक छोटी सी डिफरेंस है। लेबर फोर्स में हम एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को प्लस कर देते थे, लेकिन वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हु इज एक्चुअली एंगेज्ड इन वन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। दैट मींस कि जो लोग काम कर रहे हैं, जब हम सिर्फ उन्हीं लोगों को काउंट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस समझ गए। लेबर फोर्स के अंदर हमने एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को इंक्लूड किया, और वर्क फोर्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ किसको लिया, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मूला आता है, इसको ध्यान रखेंगे, वर्कर्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की डेफिनेशन आप देखोगे तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट with workforce in the economy। that means कि हमारे पॉपुलेशन का, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से कितने परसेंट लोग वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कितने परसेंट लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। जब हम सिर्फ उनका परसेंटेज निकालते हैं तो इसी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कहते हैं। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का मतलब क्या हुआ, हमारे पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग एक्चुअली में वर्किंग है, चाहे वो कैजुअल हो या रेगुलर वर्कर्स के तौर पर कितने लोग काम कर रहे हैं। दैट इज नोन एज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। ठीक है जी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं लेबर सप्लाई की। तो लेबर सप्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए लेबर सप्लाई का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। ठीक है। लेबर सप्लाई का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल वेज रेट जो मार्केट में चल रहा है उस रेट पर काम करने के लिए तैयार है। ठीक है ना। That means the labor supply is the total hours that workers wish to work in the given wage rate। जो जो मार्केट का प्रिवेलिंग वेज रेट है उस पे हमारे यहाँ के वर्कर्स कितने काम करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज लेबर सप्लाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताया गया कि वेज रेट 500 पर डे है, सो वर्कर इज रेडी टू वर्क फॉर 8 आवर्स। और अगर वेज रेट 1000 रुपीज पर डे कर दिया जाए तो वर्कर इज रेडी टू वर्क फॉर 10 आवर्स। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा लेबर सप्लाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है जॉबलेस ग्रोथ। ये यहां से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इससे आपसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन where GDP of an economy grows faster than the employment opportunities which results in unemployment। That means देखो, जब जीडीपी बढ़ेगा, अगर जीडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में बढ़ रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि जब जीडीपी का ग्रोथ रेट ज्यादा हो, जीडीपी जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। दैट मीन्स कि इकोनॉमी तो फास्टर रेट से क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है ना वो उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है जितनी स्पीड से जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ के नाम से। ठीक है ना। इंडिया अभी एक ऐसी इकोनॉमी के तौर पर उभरा है जहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट इज मोर थ्रू टेक्नोलॉजी देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। अब इसके पीछे कारण क्या होगा, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ज्यादा डेवलप करने लगते हैं तो हम टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर जाते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करते हैं तो हमारी लेबर की डिमांड क्या हो जाती है, कम, जिससे इकोनॉमी तो हमारी ग्रो करती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ उतना नहीं हो पाता। इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। फिर से हमारे पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है। देखिए
कैजुअल वर्कर्स आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है ना। कैजुअल वर्कर्स के बारे में मैंने बताया आपको, जिनके पास काम की कोई गारंटी नहीं होती है। दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, जिनके पास काम की गारंटी नहीं है, जिस दिन वो काम करेंगे उस दिन के उनको पैसे मिलेंगे, और जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन के पैसे उनको नहीं मिलेंगे। तो कैजुअलाइजेशन रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स in the total workforce tend to rise over time. Even the skilled workers of urban areas are to struggle for regular jobs due to massive unemployment in the country. Unemployment reduces the bargaining power of workers. ये सब इसका मैं मतलब तुमको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है? कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब क्या हो जाए, रेगुलर वर्कर्स की स्किल रखने वाले लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कैजुअल लेबर के तरह काम करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास रेगुलर वर्कर की एबिलिटी है, वो रेगुलर वर्कर के तरह काम कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट उन्हें क्या करना पड़ रहा है? कैजुअल वर्कर के तरह काम करना पड़ रहा है। बहुत कम पैसे में उन्हें कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग इनफॉर्मल सेक्टर में शिफ्ट कर जाते हैं ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? तो देखो, इट रेफर्स टू दी ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। यहाँ पर क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच हायर 10 और मोर वर्कर्स। जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटीज जो है वो फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलती हैं। The workers of these sectors are not protected by labor laws, ठीक है ना, are protected by labor laws होना चाहिए, सॉरी। इनको लेबर लॉ के तहत जितने भी प्रोटेक्शंस हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्शंस मिले हैं। यहाँ पर नॉट प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, इसको प्रोटेक्टेड कर दीजिए। The workers of these sectors are protected by labor laws and the workers of these sectors are called as formal sector workers. इनको हम क्या कहेंगे? फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। लेबर लॉज का मतलब हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर लेबर से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। तो फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो उसका फायदा मिलता है, जैसे कि पीएफ कट रहा है, पेंशन है, या जॉब की सिक्योरिटी है। ये सब फैसिलिटीज लेबर लॉ के तहत जो मिलती हैं वो फॉर्मल सेक्टर वाले वर्कर्स को मिल पाती हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ये फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। चलिए अब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर किसको कहते हैं? तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है? इट रेफर्स टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या है ये? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हु हायर्स लेस देन 10 वर्कर्स, जिसके यहाँ पर 10 से कम लोग काम करते हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम कहेंगे। The workers of these sectors do not entitled to any social security benefits. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का एग्जांपल मैंने बताया, जैसे कि पेंशन हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी हो गई, किसी तरह का कोई इंश्योरेंस दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड हो गया, तो ये सब इसमें नहीं मिलता है। कैजुअल वर्कर्स जो आपके यहाँ पर दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर आते हैं उनको ये सारी बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं। The workers of these sectors are not protected by labor laws. इनके ऊपर किसी तरह का कोई लेबर लॉ भी अप्लाई नहीं होता है। हमारे यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, 90% लोग जो हैं, मोर देन 90% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर बताया गया है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसको, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसको है? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन को कहा जाता है जहां पर कोई पर्सन काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है। जो नॉर्मल वेज रेट है उस नॉर्मल वेज रेट पर वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम
नहीं मिल रहा है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह की होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ऐसे समझिए, मान लो कि एक फार्म है, ये खेत है, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैंने फार्मिंग को लिया। अब ये खेत है, अब यहाँ पर चार ब्रदर्स हैं चार ब्रदर्स हैं जो कि इस खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इन चारों भाइयों के साथ एक प्रॉब्लम है, इन चारों भाइयों को लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूं या मैं नहीं रहूंगा तो इस खेत में काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस खेत में सिर्फ दो लोगों की काम है, 2 people आर, सिर्फ दो लोग चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग। तो अगर इनमें से 2 लोग ना भी आए यहाँ पर काम करने तो इस खेत में सारा काम पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है जहां जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उस सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। तो उस प्रोसेस को या उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है ना। आप आई होप इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, तो देखिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि आप पहले से एक बैंक में काम कर रहे थे, मान लो कि आप पीएनबी में काम कर रहे थे, अब आपके पास यस बैंक से एक ऑफर आया, मान लो कि यहां पर आपको 1 लाख पर मंथ मिल रहा था और यहां से आपको आया कि 1.5 लाख पर मंथ में आपको दूंगा, तो आप क्या करोगे, इस जॉब को छोड़ के यहाँ पर शिफ्ट करोगे, करोगे ना। तो इस जॉब को छोड़ के और यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए आपको कुछ टाइम तक क्या करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयड रहने का मतलब ये हुआ कि जब आप एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में शिफ्ट करते हो तो इन बिटवीन 2, 4, 5, 10 दिन जो है ना वो आप काम नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है, एक जॉब को मैंने छोड़ा और दूसरी जॉब में मैं शिफ्ट करूंगा तो थोड़ा सा इन बिटवीन थोड़ा सा टाइम हम अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको पता ही होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम कुछ इस तरीके का होता है कि कुछ पर्टिकुलर सीजन में उनका काम चलता है और बाकी के सीजन में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि फार्मिंग। अब क्रॉप के ग्रोइंग सीजन और राइपिंग सीजन में तो उनको उनके पास बहुत काम होता है, लेकिन इन बिटवीन का जो पीरियड होता है उसमें वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड में आप क्या करोगे, काम करोगे और बाकी के टाइम आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक बात ध्यान रखना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम क्या मानते हैं, रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ही क्या है, हमारा रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। कैसे, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही क्या होता है, इट रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट डज नॉट गेट वर्क। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो मार्केट में नॉर्मल वेज रेट चल रहा है, उस रेट पर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का ही दूसरा नाम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और यही रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता क्या है, अब देखो क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मैं काम नहीं। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में जिस काम की या जिस स्किल की जरूरत है या जिस स्किल के बेस पर मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, वो स्किल्स आपके पास है ही नहीं। तो जब ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर जिस स्किल की जरूरत है या जिस स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है, उस स्किल की आपके पास कमी है या वो स्किल आपको नहीं आती है और इस वजह से जब आप बेरोजगार हो जाते हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। बात समझ में आई ना। नेक्स्ट वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, जब कोई पढ़ा लिखा इंसान काम नहीं मिल पा रहा है उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। चलिए, अब हमारे पास फिर से एक नया टॉपिक आ गया, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से कारण हैं,
तो सबसे पहला क्या है, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक हमारे कंट्री के अंदर या हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट बहुत फास्ट नहीं होगा, जीडीपी हमारी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जब वो स्लो होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है ना। दूसरा, पॉपुलेशन। आपको पता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो रही है, मार्केट में काम की कमी हो रही है, लोग अनएम्प्लॉयड है ना। जितना काम है उससे ज्यादा करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसकी वो पढ़ाई जो है ना वो उसको आगे जॉब्स में या काम में कहीं पर ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 10th 12th ग्रेजुएशन के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के दौरान स्किल्स को अचीव ही नहीं कर पाए वो, जिसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है ना। एंड फॉल्टी प्लानिंग। हमारे यहाँ पर जो प्लानिंग की जाती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए वो सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो उसको प्रॉपर करने की जरूरत है। इसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड होंगे तो मैन पावर की जरूरत हमें कम होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट वन इज अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो किसके लिए काम करते हैं, कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है हमारे यहाँ का वो ज्यादा डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा फैल रही है। एंड लास्ट वन इज डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, जो कॉटेज यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज होती है, तो वहां पर वर्कर्स से काम ज्यादा करवाया जाता है। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इनकी जगह बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि वो बड़ी कंपनियां जब आएंगी तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगी, यानी कि टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगी, हैवी मशीन्स का इस्तेमाल करेंगी, जिसकी वजह से जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी हमारी वो कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट वन इज रेमीडियल और मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर कैसे किया जा सकता है, तो उन्हीं चीजों को हमें यहाँ पर दोबारा से पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हमें ठीक करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। जीडीपी को बढ़ाएंगे कैसे, तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो जीडीपी को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी को बढ़ाने का मतलब यानी कि जीडीपी के ग्रोथ को करके हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, है ना। जो हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इस पॉपुलेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल जब हमारा पॉपुलेशन होगा तो लोगों को काम मिलेगा। एनकरेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, चूंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, तो इस वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो कुछ टैक्स फ्री, है ना, इसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज, सब्सिडीज रेट पर उनको रॉ मटेरियल एक्सेट्रा अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम भी मिलेगा और जीडीपी में भी ये अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम। हमारे यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट है। एजुकेशनल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने 10th तक पढ़ाई करी या 12th तक पढ़ाई करी या ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई करी, जब आप पढ़ाई को कंप्लीट करके जाते हो, खत्म करते हो, तो उसके बाद आपके सामने एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म तैयार हो जिसमें जाके आप काम करना स्टार्ट कर दो। दैट मीन्स कि वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं करवाए जाते। आप देखोगे कुछ कंट्रीज है हमारे पड़ोसी, चाइना, जापान, ये सब जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है।
इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग बच्चे जो है वो पढ़ने के बाद सीधा अपना काम, क्योंकि उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज के दौरान वही चीजों को पढ़ा जिन चीज से रिलेटेड वो काम करने वाले हैं आगे, तो पढ़ाई खत्म हुई और वो उस चीज पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो उनको काम जल्दी मिल जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर भी जो है ना डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन जो है हमारा, उसको खत्म करना चाहिए और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, वोकेशनल स्टडीज पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके, ठीक है ना। एंड एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखो सबसे बड़ी बात क्या कहा जाता है, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें हम देखो मैंने ये हम इसी बुक में पढ़ेंगे इंडिया चाइना पाकिस्तान, तो उसमें मैं चाइना की इकोनॉमी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जीएलएफ जब हुआ था तो माओ ने लोगों को कहा, एनकरेज किया कि आप क्या करो, अपने बैकयार्ड में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ। लेकिन हमारे यहाँ पर इस चीज की कमी है। हमारे यहाँ पर जॉब ओरिएंटेड ज्यादा लोग होते हैं, यानी कि लोग चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं नौकरी करना शुरू कर दूं, जिसकी वजह से जॉब वाले सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहिए, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाहिए, ताकि वो अपने साथ साथ और भी 2 4 10 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके। अगर ऐसा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम होगा। एंड लास्ट वन इज चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का जो टेक्निक होता है वो दो होता है बेटा, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पर लेबर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और मशीन्स का इस्तेमाल कम किया जाए, और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पर मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लेबर का इस्तेमाल कम किया जाता है। तो हमें अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का मिक्सचर जो है वो तैयार करना चाहिए, ताकि लोगों को काम मिलता रहे। तो ये था हमारा चैप्टर, जो कि अब खत्म हो चुका है। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग